नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने वनस्पति और वन संपदा पर चर्चा स्टार्ट की थी। आज अपन इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वनस्पति और वन संपदा को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अभी रिवीजन की इसी सीरीज में। अभी आपके एग्जाम नजदीक है, तो आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बार बार क्लासों को देखिएगा और रिविजन करते रहिएगा। एग्जाम नजदीक है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन बिना कोई टाइम को गवाए हुए, इधर उधर की बातें किए हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं, वनस्पति और वन संपदा, ठीक है। सबसे पहले कल अपन ने पढ़ा था कि वन विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं और न्यूनतम वन विस्तार वाले कौन से हैं और सर्वाधिक वन विस्तार वाले कौन से हैं। वो तो अपन ने चर्चा कर ली थी, लेकिन आपको प्रतिशत के अनुसार पूछे कि सर्वाधिक वन विस्तार कहाँ पे है, प्रतिशत के अनुसार वन पूछे तो भी उदयपुर में। वन विस्तार में भी कल उदयपुर ही था, और वन प्रतिशत में पूछ ले सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों में तो भी उदयपुर आएगा। तो उदयपुर में कितने प्रतिशत वन है, तो 23.49%, कितने 23.49% उदयपुर में। उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही और सिरोही के बाद में करौली। प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो उदयपुर, उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही और सिरोही के बाद में करौली। क्योंकि ये है ना क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है, तो क्षेत्रफल जिस जिले का सबसे कम है तो उसका प्रतिशत अपने आप बढ़ जाएगा। तो प्रतापगढ़ और सिरोही ये छोटे छोटे जिले हैं, तो उसके हिसाब से, जबकि जोधपुर का अपना प्रतिशत कम है तो इसमें सबसे कम हो जाएगा। न्यूनतम वन प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अपने जोधपुर में कितने, केवल और केवल 0.48%, 0.48% है जो जोधपुर में वन है, ठीक है। न्यूनतम वन वाला जिला जोधपुर प्रतिशत के हिसाब से, और फिर चूरू, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। फिर अपन ने चर्चा की थी ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जो किसके द्वारा जारी की जाती है, देहरादून IFSR संस्थान देहरादून के द्वारा जारी की जाती है। 19 द्विवार्षिक रिपोर्ट है, हर 2 वर्ष में जारी की जाती है, ठीक है। और इसके तहत अपने राजस्थान के 19 जिलों में तो वनों में वृद्धि हुई है, जबकि 14 जिलों में वनों में कमी हुई है। 19 जिलों में वृद्धि और 14 जिलों में कमी हुई है, ठीक है। इसके अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि कौन से जिले में हुई है, तो सबसे ज्यादा वन वृद्धि हुई है अपने अजमेर में। अजमेर में लगभग 24 से 25 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है अजमेर में। अजमेर के बाद में पाली और पाली के बाद में बीकानेर। सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले कौन कौन से आपको पूछ ले तो सबसे पहले आ जाएगा अजमेर, अजमेर के बाद में पाली और पाली के बाद में बीकानेर। 3-3 का आपको युग में याद रखना है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी कहाँ पे आई है, कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी आई है, तो सबसे पहले हो जाएगा जालोर, जालोर के बाद में करौली और करौली के बाद में सिरोही। जालोर, करौली और सिरोही, इनमें क्या है, वन वृद्धि में कमी आई है, ठीक है। जबकि वृद्धि अजमेर, पाली और बीकानेर। उसके बाद में अपने राजस्थान में वनावरण अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है कि वनावरण कौन सा कितना है। अत्यंत सघन वन, VDF पूछे आपको, VDF अत्यंत सघन वन पूछ ले आपको, तो अपने कुल क्षेत्रफल का 0.02%, केवल और केवल 0.02% भूभाग पर अपने अत्यंत सघन वन है। और जो सबसे ज्यादा कहाँ पे पूछे तो अलवर में, सबसे ज्यादा अलवर, फिर जयपुर, और फिर सबसे न्यूनतम पूछ ले तो बीकानेर में। अत्यंत सघन वन की बात करूं तो 0.02%, जिसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा अलवर और जयपुर, सबसे कम हो जाएगा बीकानेर। उसके बाद में सामान्य सघन वन, जिसे MDF सामान्य सघन वन, जो कितना है कुल भूभाग का 1.28%, 1.28% है। और सबसे ज्यादा पूछ ले कहाँ पे, उदयपुर में, और सबसे कम कहाँ पे, चूरू में। सबसे ज्यादा उदयपुर, सबसे कम चूरू, क्या, सामान्य सघन वन। उसके बाद में खुले वन, OF की बात करें, ओपन फॉरेस्ट की बात करें, खुले वन की बात करें तो 3.57% है खुले वन। और खुले वन सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो उदयपुर में, और सबसे कम कहाँ पे है तो चूरू में। ये भी उदयपुर में, ये भी चूरू में, ये भी उदयपुर, ये भी चूरू। और कुल वनावरण पूछ ले अपने कितना है, तो कुल वनावरण इसको और इसको जोड़ दो, सामान्य सघन वन और खुले वन, इनको जोड़ देते हैं तो कुल वनावरण आ जाता है, और अत्यंत सघन वन को भी, ठीक है। इनको जोड़ने पर आता है अपने 4.87%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कुल वनावरण किस कौन से जिले में, तो उदयपुर, और सबसे कम कहाँ पे है तो चूरू। ज्यादा उदयपुर में, कम पूछे तो चूरू में। कितना है कुल वनावरण, तो 4.87%। उसके बाद में आता है झाड़ीवन, झाड़ीवन कितना है तो 1.41%, कितना है 1.41%। सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो पाली में, सबसे कम कहाँ पे है तो हनुमानगढ़ में। झाड़ीवन सबसे ज्यादा पाली में और सबसे कम कहाँ पे है हनुमानगढ़ में। तो ये हो गया अपने वनावरण सब अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ।
0.2% रेतिन सघन वन, 1.28 सामान्य सघन वन, खुले वन 3.57 और कुल वनावरण 4.87 और झाड़ी वन 1.41। अब आपको पूछ ले वृक्षारोपण कार्यक्रम जो कि चलाए गए हैं सरकार के द्वारा कौन कौन से हैं, कौन कौन से और कब कब चलाए गए, तो याद रखिएगा मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम पूछ ले आपको कि मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो 1977, 1978 में 1977-78 में चलाया गया था, जो राजस्थान के कुल 10 जिलों में चलाया गया था। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात है 75-25, ठीक है, 60-40 नहीं है, 75-25 है, 75 और 25, 75 है जो केंद्र का हिस्सा है और राज्य का है जो 25 है, ठीक है। 1977-78 और 1977-78 में ही एक और विकास कार्यक्रम चलाया गया था, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, जो कब DDP कब चलाया गया था 1977-78 में, लेकिन इसमें राजस्थान के 16 जिले शामिल थे। कितने? मरुस्थलीय 16 जिले शामिल थे और इसमें भी केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात कितना है 75-25। और फिर अरावली वृक्षारोपण योजना, अरावली वृक्षारोपण योजना पूछे तो 1992 में आई थी। कब आई थी? 1992 में अरावली वृक्षारोपण योजना, और ये जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। अरावली वृक्षारोपण योजना किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। उसके बाद में ऑपरेशन खेजड़ी, ऑपरेशन खेजड़ी कब चलाया गया था? 1991 में। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में, ठीक है। ऑपरेशन खेजड़ा पूछे तो 1991 में, 1991 में। फिर राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना पूछ ले आपको कि राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना कब चले, किसकी सहायता से चली जा रही है? तो जीका की सहायता से। जापान की कंपनी है जीका, उसकी सहयोग से चली जा रही है, ठीक है। जापान इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन अथॉरिटी है जो इसकी हेल्प से चली जा रही है। कौन सी योजना? राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना। फिर है हरित राजस्थान कार्यक्रम, हरित राजस्थान कार्यक्रम पूछ ले आपको तो 2009 से 2014 के मध्य चलाया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में भी हरित राजस्थान नाम से राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है कार्यक्रम। हरित राजस्थान कार्यक्रम 2009 से 2014 में चलाया गया था, ठीक है। वन धन योजना पूछ ले आपको कब आई? वन धन योजना तो 12 अगस्त 2015 को। कब आई थी? 12 अगस्त 2015 को आई थी वन धन योजना। उसके बाद में एक पेड़ गौ माता के नाम, एक पेड़ गौ माता का नाम जो अभी अपने सीएम द्वारा स्टार्ट की गई थी, एक पेड़ गौ माता के नाम सीएम द्वारा हिंगोनिया जयपुर से स्टार्ट की गई थी, जिसमें कदम और आम के वृक्ष लगाए गए थे और टोटल 5501 का लक्ष्य रखा गया था। 5501 का लक्ष्य के साथ में आम और कदम के वृक्ष लगाए गए थे एक पेड़ गौ माता के नाम से, ठीक है। उसके बाद में हरिवन वृक्षारोपण अभियान पूछ ले तो अभी 1 से 31 जुलाई 2024 के मध्य 1 लाख से भी अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। हरित वन वृक्षारोपण अभियान के तहत कहाँ पे लगाने का लक्ष्य रखा गया था? तो अपने मेडिकल संस्था इंस्टीट्यूट में, मेडिकल इंस्टीट्यूट चिकित्सा संस्थानों में लगाने का लक्ष्य रखा गया था। कितने? 1 लाख से भी अधिक। कब शुरू किया गया था? तो 1 से 31 जुलाई 2024 के मध्य लगाए गए थे, ठीक है। उसके बाद में पूछ ले आपको कि अपना वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव मनाया जाता है। जबकि वन सप्ताह पूछ ले तो अक्टूबर में, वन सप्ताह पूछ ले तो अक्टूबर में। कब मनाया जाता है वन सप्ताह? तो 1 से 7 अक्टूबर के मध्य वन सप्ताह मनाया जाता है। इसके अलावा अपने राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया गया था। हाल ही में 8 अगस्त 2024 को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया गया था। और इसके अलावा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान, एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान जो कि अपने कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। एक व्यक्ति एक पेड़ के नाम से कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें भी लक्ष्य रखा गया था 1 लाख से भी अधिक पौधे लगाने का, ठीक है। 1 लाख से भी अधिक पौधे लगाने का। एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 जून 2024 को, 23 जून 2024 को अपने सीएम के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया था। किसकी तर्ज पर किया गया था? तो प्रधानमंत्री द्वारा ये शुरू किया गया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान कब शुरू किया गया था? तो 5 जून 2024 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा पीपल का पेड़ लगाकर दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। और उसी की तर्ज पर अपने राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 23 जून 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया गया था। एक है मिशन वन रक्षण अभियान, जिसके तहत अपन ने 25 लाख से भी अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मिशन वन रक्षण अभियान, ठीक है। तो ये अपने अभी काफी वृक्षारोपण कार्यक्रम की चर्चा कर लिया है। अभी आपको पूछे कि अपने वनस्पति कौन से भाग में कौन सी पाई जाती है, तो वनस्पति का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो किस प्रकार अपन ने वनों का वर्गीकरण किया है? तो तापमान और वर्षा के आधार पर,
वनों का भौगोलिक वर्गीकरण क्या है, 5 भागों में किया है। कितने भागों में, 5 भागों में। सबसे पहले पूछ ले आपको कौन सी वनस्पति, तो कंटीली या मरुद्भिद वनस्पति, जो कहाँ पे पाई जाती है, अपने शुष्क मरुस्थल में। मरुस्थल को अपने 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल। उसमें शुष्क मरुस्थल में अपने कौन सी मरुस्थल पाई जाती, हालांकि पश्चिमी मरुस्थल में पूरी जगह पाई जाती है, ज्यादातर शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। कौन सी वनस्पति, तो कंटीली या मरुद्भिद या फिर जीरोफाइट वनस्पति। ठीक है, तो ये कितने परसेंट भूभाग पर है, तो लगभग 6% भूभाग पर। कितनी, 6% भूभाग पर है अपने कंटीली या मरुद्भिद वनस्पति, जहाँ पे 0 से 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पे पूछ ले कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो नागफनी है, एलोवेरा है और कंटीली झाड़ियां। नागफनी, एलोवेरा और कंटीली झाड़ियां। इसके अलावा घास भी पाई जाती है इस भाग में। बुर घास पूछ ले तो आपको ये सुगंधित घास होती है, जो कि बीकानेर में पाई जाती है, बुर घास। और सेवण और लीलौन घास, जो कि अपने जैसलमेर में पाई जाती है। ये प्रोटीन युक्त घास है। दामन और सेवण, जहाँ जिसको गोडावण की शरण स्थली भी कहा जाता है, यहाँ पे गोडावण ज्यादा रहते हैं अपने। ठीक है, तो सेवण घास और दामन घास, सेवण जैसलमेर में सेवण घास, लीलौन घास और दामन, और बुर घास पूछे तो बीकानेर में। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अभी सीईटी में भी आया था, सेवण बुर घास ये किसके उदाहरण है, तो ये घास के। ठीक है, घास भूमियों का नाम है बुर घास और सेवण घास। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं धोकड़ा वन। नंबर 1 कंटीली मरुद्भिद या फिर जीरोफाइट पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद में धोकड़ा वन, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 58% भूभाग पे है। धोकड़ा वन सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में धोकड़ा वन ही है। कौन से वन, धोकड़ा वन। और यहाँ पे 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लगभग इस भाग में पाई जाती है। ये शुष्क मरुस्थल और अरावली के इस साइड में। ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल और अरावली के इस क्षेत्र में, यानी कि आ जाएगा गगर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौर प्रदेश और लूनी बेसिन, इसमें पाई जाती है। अपन ने बात की थी भौगोलिक क्षेत्र पर, भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ा, तब बागड़ क्षेत्र की बात की थी, बांगड़। ठीक है, ना कि वागड़, वागड़ तो दक्षिण में होता है। बांगड़ क्षेत्र की बात की थी, और तो बांगड़ क्षेत्र में लगभग ये धोकड़ा वन पाए जाते हैं। ठीक है, कितने, 58% भूभाग पर। और यहाँ पे इसी क्षेत्र में मोचे घास पाई जाती है। तालछापर अभ्यारण्य अपने चूरू में। कौन सी घास, मोचे घास। और इसमें कौन कौन से वन आते हैं, धाकड़ वन, धोकड़ा में खेजड़ी आ जाएगा, रोइडा आ जाएगा, बबूल आ जाएगा, केर आ जाएगा और बेर आ जाएगा। खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरिया। ठीक है, सिनरेरिया, प्रोसेपिस सिनरेरिया। और 1983 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। किसको, खेजड़ी को। इसको समी, जाटी वगैरह कहते हैं। ठीक है, खेजड़ी आप जानते होंगे, राजस्थान में जो गांव वाले हैं वो तो जानते हैं इसको, जाटी और खेजड़ी, समी वगैरह, ये भी इसके उपनाम है खेजड़ी के। उसके बाद में रोइडा, रोइडा का वैज्ञानिक नाम पूछ ले आपको तो टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको भी 1983 में इसके पुष्प को, इसको नहीं, रोइडा के पुष्प को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था 1983 में। ठीक है, धोकड़ा वन हो गए। उसके बाद में शुष्क मानसूनी या पतझड़ वनस्पति, शुष्क मानसूनी या फिर पतझड़ वनस्पति, जो कि 28% भूभाग पे है। कितने, 28% भूभाग पे। यहाँ पे वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर, अरावली वाले भाग और पूर्वी मैदान वाले भाग में लगभग पाई जाती है। शुष्क मानसूनी या पतझड़ वनस्पति, जो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जहाँ पे कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पे साल है, सागवान है, शीशम है, आम है, चंदन है। साल, सागवान, शीशम, आम और चंदन। इसके अलावा इसी भूभाग में यहाँ पे सिरोही में, माउंट आबू में उपोष्ण सदाबहार वन पाया जाता है, जो कि लगभग 0.39 यानी कि 1% मान लो, 1% से भी कम पाया जाता है अपने राजस्थान में। कहाँ पे, माउंट आबू, सिरोही में। ठीक है, 1% भूभाग पे। और यहाँ पे लगभग 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे अंबरतरी, जामुन और बांस, अंबरतरी, जामुन और बांस वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में सागवान वन, जो कि अपने दक्षिणी क्षेत्र, बागड़ वाले क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा ये देखो मानसूनी पतझड़ वन, यहाँ पे अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश में खस घास सवाई माधोपुर में पाई जाती है। ये सुगंधित घास है जो इत्र बनाने में काम आती है, खस घास, जो कि सवाई माधोपुर में। ठीक है, उसके बाद में ये सागवान वन, जो कि 7% भूभाग पे है राजस्थान के, जहाँ पे 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पे बांस घास भी पाई जाती है। और इस वनों में गुल्लर, महुआ, तेंदू, ये वन पाए जाते हैं। और भी यहाँ पे गुल्लर, महुआ और तेंदू। महुआ जिसे क्या कहते हैं, मधुका लॉन्गिफोलिया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है किसका, महुआ का। महुआ जिसे ये आदिवासी लोग शराब बनाते हैं, तो इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं महुआ को।
और इसे इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लॉन्गिफोलिया, ठीक है, मधुका लॉन्गिफोलिया। उसके बाद में ये खेजड़ी प्रोसेस पे सिनेरेरिया अभी बात कर ली थी कि 1983 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। रोइडा टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम है जिसके पुष्प को 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में प्लास या डाक, जिसे अंगल की आग भी कहते हैं, ठीक है, कि इसको प्लास या डाक रस को जंगल की आग नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है और सबसे ज्यादा ये राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। फिर खैर वृक्ष, खैर वृक्ष पूछे तो कहाँ पाए जाते हैं, तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक मिलते हैं खैर वृक्ष, जिससे कथोड़ी जनजाति के द्वारा इसकी छाल से कथा तैयार किया जाता है। किसकी छाल से? खैर वृक्ष की छाल से। फिर तेंदू, तेंदू जिसे वागड़ का चीकू कहते हैं, किसको? तेंदू, वो चीकू नाम से विराट कोहली याद आ रहा है ना, पर इधर तेंदू वागड़ का चीकू किसको कहते हैं? तेंदू को। और यहाँ इसकी पत्तियों को क्या कहते हैं? तेंदू की पत्तियों को टिमरू कहा जाता है, टिमरू टिमरू टिमरू। और इसकी पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। कौन सी बीड़ी? जो जिसे आप लोग नशा करते हो वही। किसके पत्तों से बनती है? तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनी जाती है। और इसका तेंदू का 1974 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है, 1974 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और बजट 2024-25 में अपने टॉफर कार्यक्रम चलाया गया था, टॉफर कार्यक्रम, जिसके तहत 4 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य किस कार्यक्रम के तहत? टॉफर कार्यक्रम के तहत रखा गया था, ठीक है। और अपन ने फिर चर्चा कर ली है इस टॉपिक पे, वनस्पति वन संपदा पे। तो आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। तो फिर अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।